नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की और सबसे पहले कुलगाम की तरफ चलते हैं और आपको बता दें कि कुलगाम से जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और आतंकवाद के खात्मे को लेकर ये जो अभियान है ये चलाया जा रहा है। और इसी के साथ कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों में अभी भी मुठभेड़ जारी है। और इसी के साथ साउथ कश्मीर की अगर बात करते हैं तो साउथ कश्मीर के कुलगाम इलाके के ओंकी इलाके में यहाँ पर आतंकियों के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों द्वारा जो यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है और उसी के साथ एसओजी और 9 आरआर और साथ ही साथ सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कुलगाम से जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। और कुलगाम के ओके इलाके में आतंकियों के खात्मे के लिए यहां पर सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और एसओजी 9 आरआर और साथ ही साथ सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन द्वारा ये जो ऑपरेशन है इसको अंजाम दिया जा रहा है। और सुबह ही हमें जो एक एनकाउंटर की खबर थी वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर साउथ कश्मीर की अगर बात करें तो साउथ कश्मीर में बहुत से एनकाउंटर्स होते हैं और सुरक्षा बलों द्वारा अब जो अभियान है वो तेजी से चलाया जा रहा है ताकि आतंकवाद का खात्मा कश्मीर में हो सके और फिर एक बार कश्मीर में अमन शांति बहाल हो सके। और इसी को देखते हुए आज भी एक खबर निकलकर सामने आई, जहां पर कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ का जो सिलसिला था वो देखने को मिला। और साउथ कश्मीर की बात करें तो साउथ कश्मीर के अलग अलग इलाकों से एनकाउंटर की खबरें आए दिन हमें सुनने को मिलती हैं और इसी के साथ इसी को ध्यान में रखते हुए और आतंकवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों और आतंकियों द्वारा जो वहां पर अभियान चलाए मुठभेड़ जो थी वो शुरू हो गई थी, जिसके बाद अब एसओजी और 9 आरआर और सीआरपीएफ की 18वीं बटालियन द्वारा जो संयुक्त अभियान है वो वहां पर चलाया जा रहा है ताकि जो आतंकी छिपे हुए हैं कुलगाम में उनको मार गिराया जाए। हालांकि अगर हम बात करते हैं सुरक्षा बलों की तो सुरक्षा बलों द्वारा आतंकियों को बार बार कहा जाता है कि वो सरेंडर कर दे, यानी कि मुख्यधारा में लौट आए वापस। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उसके बाद जो कार्यवाही है आगे की उसको अंजाम दिया जाता है। और कल भी और पिछले 2-3 दिनों की भी अगर बात करते हैं तो अभियान जोरों शोरों से चलाए जा रहे हैं सुरक्षा बलों द्वारा। और इसी तरीके से आज सुबह भी एनकाउंटर की जो खबरें थी वो साउथ कश्मीर से निकल कर आ रही थी। साउथ कश्मीर के कुलगाम के ओके इलाके से जो खबर है वो निकल कर आई है। ज्यादा जानकारी क्या है तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हामिद यहां पर जुड़ चुके हैं, जो चलिए आइए हामिद से जानते हैं कि किस तरीके का जो अभियान है अभी तक उसको अंजाम दिया जा रहा है और आगे कैसे कार्यवाही की जाएगी। हामिद, पहले सवाल आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो अभियान संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है एसओजी और 9 आरआर और सीआरपीएफ द्वारा, तो इसके बाद किस तरीके की आगे कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है और एनकाउंटर से अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स क्या कुछ निकलकर सामने आई है? हाँ जी, रात के 2 बजे वहाँ पे कार्ड हुआ था। सुबह होते होते वहाँ पे इनकाउंटर शुरू हुआ। जब तलाशी ली गई तो एक मकान से मिलिटेंट्स की प्रेजेंस वहाँ पे नमूदा हुई और वहाँ पे इनकाउंटर शुरू हो गया। अभी जब अगर हम ऑफिशियल्स की बात करें तो पुलिस ने अपने ट्विटर में इनकाउंटर की तस्दीक की है, मगर अभी अगर हम ऑफिशियल्स की बात करेंगे तो ऑफिशियल इस जिम्मे पर कुछ बताने से भी कतरा रहे, क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट है जो कि मोहम्मदपुरा का रहने वाला, कुलगाम जिले का रहने वाला, दूसरा शिपिन का रहने वाला है जो कि शिपिन के ही किसी गांव का है। वहां पे सिक्योरिटी फोर्स ने पूरी तरह से 3-4 गांव का अपने घेरे में ले रखा है ताकि को किसी तरीके से कोई भी भागने का मौका ना मिले और सिविलियन को अपने घर में रहने की हिदायत दी गई ताकि ऑपरेशन को चलाने में कोई भी बाधा उन्हें पेश ना आए और सेफ तरीके से सिविल का कोई नुकसान ना हो। वहाँ पे जो भी आसपास के तो मकान थे उनको खाली कराया गया है, कोई नहीं सेफ्टी के दूसरे मकान में शिफ्ट। बिल्कुल हामिद, ये भी यही जानना चाहूंगी मैं आपसे, अगर आप जिस तरीके से हम अभियान की बात कर रहे हैं तो ये जो पूरा अभियान चलाया जा रहा है तो सिविलियंस की बात करें तो सिविलियंस द्वारा किस तरीके का सपोर्ट जो है वो आर्मी को दिया जा रहा है? सिविलियन तो इसमें पीछे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सोशली जो है सोशली वो देखना पड़ता है। पुलिस तभी तो कामयाब हो रही है, आर्मी तभी तो कामयाब हो रही है जब बिल्कुल ग्राउंड से इनपुट्स जो ये ग्राउंड में होते, जब उनको ग्राउंड से इनपुट्स मिलते तभी तो आर्मी वहाँ पे ऑपरेशन चलाती है, उनको इनपुट्स जब मिलते तभी तो किसी भी जगह पहले तो ऐसे होता था कि किसी जगह कार्ड कर दिया कुछ मिला तो मिला, मतलब यहाँ पे मुसद्दिक जब इंफॉर्मेशन होती है तभी तो ये अपना वहाँ पे कारण रखते हैं या घर तलाशी ली जाती है। ये तभी मुमकिन है जबकि ग्राउंड से उनको कुछ इनपुट्स मिलते हैं, तभी ऐसे ऑपरेशन चलाना उनके लिए मुमकिन होता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हामिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता हामिद, और हामिद कुलगाम से यहाँ जुड़े थे। आपको जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि अगर हम मुठभेड़ की बात करते हैं तो कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ थी वो हमें देखने को मिली, और हामिद ने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से आगे सर्च ऑपरेशन को जारी रखा जा रहा है। तो चलिए अब कुलगाम के बाद गुलमर्ग की तरफ रुख करते हैं, और गुलमर्ग में मौसम के मिजाज बदलने से ठंड में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और जम्मू कश्मीर में मौसम की तेवर बदलने से ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऊपरी इलाकों की बात करें तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी है, और उसी की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही है। पर्यटन स्थल गुलमर्ग के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर बर्फबारी देखने को मिली। जवाहर टनल इलाके में बर्फबारी के कारण यातायात को अभी के लिए बाधित कर दिया गया है, लेकिन वहीं पर जम्मू कश्मीर यानी कि अगर हम कश्मीर के ऊपरी इलाकों की बात करते हैं तो वहां बर्फबारी देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ा फायदा यहां पर पर्यटन को होता है, क्योंकि जो पर्यटक बाहर से आते हैं वो बर्फबारी देखने के लिए ही कश्मीर का रुख करते हैं, और कश्मीर का रुख जब किया जाता है तो उससे टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलता है। और कल भी जब ताजा बर्फबारी हुई और आज सुबह भी जिस तरीके का मौसम बना हुआ है उसकी वजह से काफी ज्यादा खुशी पर्यटनों में देखने को मिल रही है, और पर्यटकों का कहना है कि वो कश्मीर में बर्फबारी देखने के लिए आते हैं, और जब ताजा बर्फबारी होती है तो काफी ज्यादा बूस्टअप जो है वो टूरिज्म को मिलता है। और वहीं पर आपको बताएं कि अगर हम जम्मू के मैदानी इलाकों की बात करते हैं तो जम्मू के मैदानी इलाकों में भी जो ठंड है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, और वहीं पर आज जवाहर टनल भी इस बर्फबारी की वजह से आज बाधित रहा। यातायात को अभी के लिए फिलहाल रोका गया है, लेकिन उसको कब सुचारू किया जाता है वो भी देखना होगा, उसके बारे में भी आपको जल्दी अपडेट देंगे। लेकिन पर्यटन स्थल गुलमर्ग के अलावा बहुत से ऐसे इलाके हैं कश्मीर के जहां बर्फबारी हुई है। मौसम में जब तब्दीली होती है, जहां एक तरफ पर्यटकों को काफी ज्यादा फायदा होता है, वहीं पर जो आम जनजीवन है वहां का उस पर काफी ज्यादा असर पड़ता है, और वहां के आम जनजीवन पर लोगों को काफी दिक्कतें आती है, चाहे वो बिजली से जुड़ी समस्या हो, पानी से जुड़ी समस्या हो। तो इसी के साथ ज्यादा जानकारी क्या है उसके बारे में भी आपको रूबरू करवाएंगे। और आप जिस तरीके से देख सकते हैं तस्वीरों में कि जो बर्फबारी है वो होती हुई नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी क्या है तो चलिए आइए देखते हैं पहले पर्यटकों का क्या कुछ कहना है। बर्फबारी है, खुशी का भी माहौल है, क्योंकि टूरिज्म के लिए बहुत ही अच्छा है। खासकर जो गुलमर्ग में हमारे साथी हमारे भाई काम कर रहे हैं, स्लेज वाले हैं, पौनी वाले हैं, जो भी है गाड़ी वाले हैं, सबके लिए एक रोजगार मुहैया होगा इससे। और जो टूरिज्म को जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो भी एंजॉय करेंगे इस बर्फबारी का। ये साल 2022 की पहली बर्फबारी है, और इसमें हमने देखा है कल से टेम्परेचर जो माइनस में था उसमें थोड़ा इंक्रीज हो गया, थोड़ा मतलब पानी भी मुहैया हो गया। हमारी डिमांड है मैकेनिकल डिवीजन टंगमर्ग से कि जो भी लिंक रोड्स है वो जल्द से जल्द आप ठीक करें, इन पे से बर्फ हटाई जाए, क्योंकि ताकि जो गाड़ी वाले हैं, पेशेंट से हॉस्पिटल जा रहे हैं लोग, इनको कोई तकलीफ का सामना न करना पड़े। महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई थी वो आज सच साबित हुई है, और ये 2022 की जो पहली बर्फबारी हो रही है यहाँ पे, तो माशाल्लाह ये ठीक हो रहा है, अल्लाह की रहमत ही है। तो इससे जो हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी है उसमें काफ़ी मतलब उसमें फ़र्क पड़ेगा। मतलब जो बेरोजगार हमारे नौजवान हैं इसमें उनको काम मिलेगा अच्छी तरह से, और जो बाहर से टूरिस्ट भी आएंगे वो भी यहाँ लुत्फ अंदोज हो जाएंगे। और बस इसके साथ साथ मेरी जो गुजारिश है वो है, मतलब जो महकमे हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, RNB हैं, बाकी जो PDD वाले हैं, सबसे मेरी ये गुजारिश है कि जिस तरह उन्होंने ये ख्याल रखा है लास्ट ईयर भी, और मैं उनसे यही तौक़्क़ा रखूँगा इस साल भी कि वो इसका ध्यान रखे, और ताकि जो मतलब हमारी जो मतलब कहीं बीमार हैं, कहीं कोई मसला होता है, पानी का मसला होता है, तो उसका ध्यान रखिए, मेरी उनसे गुजारिश है। देखा कि स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना था, और जिस तरीके से पर्यटन की बात करें तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है जब बर्फबारी बढ़ती है। लेकिन ज्यादा जानकारी क्या कुछ है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक डार यहाँ पर गुलमर्ग से जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए इशफाक से जानते हैं। इशफाक, पहले जानना चाहेंगे लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को जो लिंक रोड्स है उन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो लोग अस्पताल जाने के लिए जाते हैं उनको काफी दिक्कतें आती है, लोगों को बिजली की समस्या हो रही है, लोगों को जो है पानी की समस्या हो रही है। तो अभी तक बर्फबारी के अलावा बात करें तो प्रशासन द्वारा क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? जी, सबसे पहले हम बात करें महकमा सयाहत की तरफ से जो नए साल की 2022 की पहली बर्फबारी से हो रही है, तो उनकी जानब अगर हम बात करें मकामी लोगों की, क्योंकि अब कल जैसे ही बर्फ मौसम में तब्दीली हुई तो यहाँ पर हल्की सी बर्फबारी शाम घाटी के बेहतर इलाके है वहां पर शुरू हुई।
लेकिन महकमा बिजली की अगर बात करें, यहाँ पर बिजली की कटौती में देखने को मिला और जो लोग जो है पानी की कमी की वजह से जूझ रहे हैं, लोग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज दिन भर जो हमने हालात देखे बेहतर सब गुलमर्ग में और यहाँ पर जो बेहतर लिंक रोड है जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के R&D के डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, वो उनसे अभी भी बर्फ नहीं हटाया गया और कहीं ना कहीं जो पेशेंट है जो जिन्हें अस्पताल पहुंचते हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही है। और अभी भी जिस वक्त हमारा लाइव जो चल रहा है इससे पहले भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि इशफाक, एक और सवाल यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, कनेक्टिविटी की बात करें तो कनेक्टिविटी पर किस तरीके से असर पड़ रहा है बर्फबारी के होने से? देखिए, बर्फबारी के होने से कनेक्टिविटी जिस तरह से प्रशासन दावा कर रही है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी होनी चाहिए सारे लिंक रोड और बाकी रोड से, उनसे बर्फ हटाया जाएगा, लेकिन अभी तक उस तरीके के दावे जो है हमें नहीं ग्राउंड पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। और सेहत की बात से हम आपको ये बताएं कि अभी जो है प्रशासन तो उनका ये कहना है कि गुलमर्ग से टंगमर्ग जो भी गाड़ियां आ रही है, चाहे वो पर्यटक हो चाहे वो मकामी हो, उन्हें गुलमर्ग की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक जो शहरों में जो है जंजीरबाजी होगी। बिल्कुल, चंद मिनट पहले हादसा हुआ है, इसमें जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा तौर बच गए हैं, लेकिन लोग जो गुलमर्ग गए थे और उनको जो है बगैर चेंज गाड़ी को गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ अगर सयाह से जुड़े जो लोग हैं उनके चेहरों पर कहीं न कहीं मुस्कान इस वजह से है कि इस बार जो 2022 की बर्फबारी हुई है महकमा मौसमियात ने पेशन हुई थी कि आने वाले दिनों में भी जो है बर्फबारी इसी तरह का रहेगी, तो यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को काफी रोजगार मिलेगा, तो सयाहत से जुड़े यहाँ युवा है। इशफाक, आखिरी सवाल ये रहेगा मेरा आपसे, जिस तरीके से स्थानीय लोगों को परेशानियां आ रही हैं, लेकिन जो वहां पर पर्यटक गए हुए हैं उनमें काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि बर्फबारी का इंतजार हर एक पर्यटक को रहता है और जब बर्फबारी हुई है, लेकिन इंतजाम क्या कुछ किए गए हैं? क्योंकि कोविड भी एक तरफ जो है वो बरकरार है और रिस्ट्रिक्शंस भी उसी तरीके से बरकरार है, तो रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं उन पर क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, क्या कुछ रूल्स जो हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे? बिल्कुल परवीन जी, आपने एक अच्छा सवाल किया। जिस तरीके से आपने कहा कि यहाँ पर सयाह जो बाहर से पर्यटक गाड़ी का दौरा कर रहे हैं उनके क्या प्रोटेक्शन यहाँ पर करनी चाहिए। सबसे पहले अगर वो सियाती मुकाम गुलमर्ग आना चाहते हैं तो उन्हें गुलमर्ग के बिल्कुल गेटवे ऑफ गुलमर्ग जिस जहाँ पर हम खड़े हैं तो यहाँ पर बादत और उनको टेस्ट वगैरह जो हमने किए होंगे RT-PCR टेस्ट जो है, अगर उनके पास वो नेगेटिव है तो उनके गुलमर्ग जी जाने की इजाजत करते ही नहीं दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भारत में प्रशासन की तरफ से जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता इशफाक, और गुलमर्ग की जो तस्वीरें हम अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं कि पर्यटकों में किस तरीके से खुशी देखने को मिल रही है। बर्फबारी के बाद काफी हद तक जो टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलता है, चाहे हम कश्मीर की बात करें या फिर हम अन्य इलाकों की बात करें। तो चलिए अब राजौरी की तरफ चलते हैं, और राजौरी में बर्फबारी की वजह से यातायात पर बुरी तरीके से असर पड़ रहा है और कई रास्ते बंद हो गए हैं। पीर पंचाल रेंज की बात करें तो पीर पंचाल रेंज में भारी बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए हैं और बर्फ की सफेद चादर से राजौरी और पुंछ के ऊपरी इलाकों के पहाड़ पूरे तरीके से ढक चुके हैं। और इसी के साथ राजौरी पुंछ के मैदानी इलाकों में भी बारिश से ठंड में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यह साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो बारिश है वो आने वाले 3-4 दिनों में देखने को मिल सकती है और उसका असर आज से ही देखने को मिल रहा है। पीर पंचाल रेंज में भारी बर्फबारी की वजह से रास्तों पर काफी ज्यादा असर पड़ा है, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी पूरे तरीके से बर्फबारी की वजह से बंद हो चुकी है। वहीं पर बर्फ की बात करें तो बर्फ की सफेद चादर से राजौरी और पुंछ के ऊपरी इलाकों के जो पहाड़ है वो ढक चुके हैं और राजौरी और पुंछ के मैदानी इलाकों में बर्फबारी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से जो ठंड है उसमें इजाफा हो चुका है। लेकिन वहीं पर क्या कुछ सूरत हाल राजौरी का है, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जमशीद यहां पर जुड़ चुके हैं। तो चलिए आइए जमशीद से जाते हैं। जमशीद, बात करेंगे ठंड की, तो ठंड का क्या कुछ हाल हमें राजौरी में देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, अगर ये कहेंगे देर रात से शुरू हुई बारिश और पहाड़ी इलाकों खास करके पीर पंचाल रेंज पे बर्फबारी के बाद जो मैदानी इलाके में यहाँ ठंड की बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सुबह से ही देर रात से ही बारिश का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। ठंड में भी काफी इजाफा हुआ क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी काफी शिद्दत से हुई है और पूरे राजौरी पुंछ रेंज में इस वक्त बारिश का सिलसिला लगातार ही जारी है जिससे ठंड में काफी इजाफा हुआ। हालांकि पीर पंचाल रेंज में मुगल रोड पहले से ही बर्फबारी के कारण बंद है, मगर जिस तरह के हालत बने हुए
हूँ इस तरह ये लग रहा है आने वाले दिनों में कुछ और रोड इसी तरह जिस तरह बंद होंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला देर रात से ही जारी है। पलवी, बिल्कुल जमशीद, ये भी जानना चाहेंगे रास्ते जिस तरीके से बंद हो चुके हैं तो उनको खोलने के लिए क्या कुछ कदम अभी तक उठाए जा रहे हैं? पलवी, मुगल रोड की जहां तक हम बात करें, मुगल रोड अब तकरीबन 5 से 6 महीने तक बंद ही रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिलता है। लगभग 15 से 12 फुट बर्फबारी इस पे होती है और इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला इस पर लगातार ही जारी है। मगर जिस तरह का मौसम बना हुआ, अगर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है, क्योंकि थाना मंडी राजौरी रोड है, थाना मंडी बफलियाज रोड है, वो बंद हो जाती है बर्फबारी के कारण। मगर अभी तक इन इलाकों में सिर्फ बारिश का सिलसिला ही देखने को मिला। अगर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है तो काफी लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि देर रात से राजौरी के कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली भी पूरी तरह गुल हो चुकी है, और खास करके सिटी के अंदर की बात करें, यहां भी कई इलाके ऐसे हैं जहां देर रात से ही बिजली गुल है। ठंड के साथ बिजली का भी निजाम पूरी तरह धर्म हो रहा है और ठंड में भी काफी इजाफा हो रहा है। बारिश का सिलसिला भी पलवी लगातार देर रात से ही जारी है और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। पलवी, वहीं पर जमशीद, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बिजली की समस्या बनी हुई है, तो ऐसे इलाकों में जहां पर बिजली नहीं है वहां पर लोगों को कनेक्टिविटी के हवाले से भी क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? बिल्कुल, बिजली सबसे पहले अगर हम बिजली का बात करें तो हर साल की तरह इस साल भी बिल्कुल पहले की तरह निजाम देखने को मिल रहा है, जहां बारिश के साथ बर्फबारी के साथ कई इलाके हैं जहां बिजली गुल हो जाती है। मगर इस पर शहर के अंदर सिटी राजौरी की भी अगर हम बात करें, इसके भी कई इलाके हैं जो कल रात से कल देर शाम तकरीबन 7 बजे के बाद ही जहां बिजली गुल हुई अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। कई ऐसे रूट्स हैं जो अभी तक कच्चे पड़े हैं, वहां लोगों को काफी परेशानी आती है। और खास करके इस वक्त थाना मंडी राजौरी की बात करें जो सिर्फ 22 किलोमीटर रोड है, पे काम चल रहा है और इस पे भी काफी फिसलन हो चुकी है, जिस कारण यहां भी बड़े बड़े जाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बारिश के कारण इन इलाकों में काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये कहें कि ये पहली बारिश होगी जो पिछले कुछ घंटों से जारी है, इससे पहले जरूर बारिशें हुई मगर इस शिद्दत की बारिश नहीं हुई जिस तरह की ये बारिश चल रही है। इससे आने वाले दिनों में लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि थाना मंडी राजौरी रोड पर सफर करना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। पलवी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता जमशेद मलिक, और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये राजौरी से सामने आ रही है जहां पर ठंड में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि बर्फबारी की वजह से जहां पर रास्ते बंद हो गए हैं वहीं पर दूसरी तरफ लोगों के घरों से बिजली भी गुल हो गई है। तो चलिए अब बात करते हैं रामगढ़ के जो मामला था वो कुछ दिनों पहले सामने आया था, जहां पर रामगढ़ में निर्माणाधीन पुल गिरने की वजह से जो मामला था वो निकल कर आया, जहां पर एक श्रमिक की मौत भी हो गई थी और उसी को लेकर अब जांच की रिपोर्ट सामने आई है और प्रशासन द्वारा गठित जांच कमेटी आज 2 बजे तक ये रिपोर्ट जारी कर देगी, जहां पर हादसे में एक श्रमिक की मौत हुई थी और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और रामगढ़ के कौलपुर इलाके में ये जो मामला था ये सामने आया था, जहां पर बीआरओ द्वारा पुल बनाया जा रहा था और पुल गिरने की वजह से एक श्रमिक की मौत हो गई थी और श्रमिक के साथ साथ 20 से ज्यादा ऐसे लोग थे घायल हो गए थे। हालांकि कल हमें देखने को मिला कि एलजी मनोज सिन्हा ने कंपनसेशन यानी कि मुआवजा देने की मांग की थी कि श्रमिक और साथ ही साथ जो लोग घायल हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से ये लापरवाही देखने को मिली है उसके बाद अब जांच कमेटी बिठाई गई है और 2 बजे तक इस पूरे मामले को लेकर जो रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई। लेकिन ज्यादा जानकारी क्या है, तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो चलिए आइए ऋषि से जानते हैं। ऋषि, अब ये जो कमेटी का गठित किया गया है, ये कमेटी गठन होने के बाद कौन कौन से, पहले मैं जानना चाहूंगी कि मेंबर्स जो है वो इसमें शामिल हो रहेंगे? देखिए पहले भी आपको बता दें कि जिस तरह से रविवार देर शाम को यहाँ कोलपुर इलाके में एक निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा टूट जाने के बाद वहां पर काफी ज्यादा मजदूर इंजर्ड हुए और ये जो आंकड़ा सामने आया ये 27 का आंकड़ा था, यानी 27 मजदूर इसमें इंजर्ड हुए और इसमें कुछ क्रिटिकल कंडीशन में मजदूर जो थे उनको इलाज के लिए जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचाया गया। लेकिन कल देर शाम को एक दुखद समाचार सामने आया कि एक इसमें श्रमिक की मौत हो गई है और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशासन इसमें एक बड़े स्तर पर इंक्वायरी जो वो गठित करेगा, जिसको लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे थे। और हमने भी ये सवाल डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता से पूछा कि इसमें क्या कारण है, क्या आपको लग रहा है कि किन कारणों से यह हादसा पेश आया। उन्होंने ये हमें कहा था कि प्रायोरिटी पर हमारा ये है कि हम सबसे पहले इन मजदूरों को इलाज जो मुहैया करवाएंगे, बेहतर से बेहतर उनको हर संभव मदद मुहैया करवाएंगे, उसके बाद इंक्वायरी जो वो की जाएगी। तो कल देर शाम को ये एक ऑर्डर जो वो प्रशासन की तरफ से जारी किया गया है कि इसमें इंक्वायरी जो है वो की जाएगी। इसमें इंक्वायरी कमेटी जो है वो भी गठित कर दी गई है, जिसको हेड कर रहे हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सांबा और उसी के साथ साथ एसडीएम विजयपुर और आरएनबी डिपार्टमेंट के एक्सियन
माफ कीजिए, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर SDPO विजयपुर और नायब तहसीलदार, ये 7 मेंबर कमेटी जो है ये बनाई गई है, जो ये सारी जांच करेगी और ये पता लगाएगी कि क्या कारण थे हादसे के। बिल्कुल वहीं पर ऋषि कल जो तस्वीरें निकल कर आई थी वो ये बता रही थी कि BRO के ऑफिस के बाहर जो श्रीमक के घर वाले हैं वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उसके बाद से BRO के द्वारा क्या कुछ स्टेटमेंट जारी किया गया है? देखिए, BRO की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया, लेकिन आपको बता दें कि जिस दिन ये हादसा पेश आया था उसके बाद फौरन जो BRO के अधिकारी हैं वो स्पॉट पर भी पहुंचे थे और उसी के साथ साथ एक्सीडेंटल अस्पताल विजयपुर हो या फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रामगढ़ हो या फिर जम्मू का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पर लगातार उनके द्वारा नजर बनाई गई थी और अपने जवानों की तैनाती भी अलग अलग अस्पतालों में की गई थी कि पूरी देखरेख जो उनकी की जाएगी और हर संभव इलाज जो उनको दिया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि अगर रविवार के दिन छुट्टी थी, लेबर उस दिन काम नहीं कर सकती है, तो उस दिन किसकी परमिशन के साथ ये काम यहाँ पर शुरू किया गया, ये भी सवाल उठने लगे कि जो पिलर के बेस है वो काफी ज्यादा कमजोर है, उसके बाद ये जो स्लैब है ये गिरा है। लेकिन अभी यही देखना है कि आखिर क्या कारण है। लेकिन इसी के साथ DC सांबा अनुराधा गुप्ता ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि एक तो ये देखा जाएगा कि ऑन स्पॉट कौन कौन लोग वहां पर मौजूद थे, यानी प्रत्यक्षदर्शी आप जिन्हें कहते हैं, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी जो है वो वहां पर सबमिट करवा सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए अपनी डिटेल जो वो दे सकते हैं कि हाँ भाई हमने ये हादसा होते हुए दिखा, ये कारण हो सकते हैं हादसे के, या फिर इसके लिए एक वेबसाइट यानी ईमेल आईडी एक जारी की गई है, उसके ऊपर भी आप डिटेल दे सकते हैं, या फिर लैंडलाइन नंबर 12 बजे से 2 बजे तक आज समय जो मुकर्रर किया गया है कि जिनके पास भी एविडेंसेस है, जो भी इसमें अपने फैक्ट आगे रखना चाहते हैं वो आगे आए, ताकि जांच जो वो एक फेयर तरीके से हो पाए और इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और इंसाफ मिले उन मजदूरों को जो बेचारे वहां इस पुल पर काम कर रहे थे। हालांकि काम तो करना ही था, अपना पेट भी पालना है, लेकिन ये अचानक से एक हिस्सा टूट जाना और वो इंजर्ड जो मजदूर काफी क्रिटिकल हालत में उस समय दिख रहे थे, उनको फौरन जो वो प्रथम उपचार जो वो देने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया गया। लेकिन ये अब बड़ा ऐलान कर दिया गया है DC सांबा की तरफ से कि इसमें इंक्वायरी बड़े स्तर पर की जाएगी, जिसके लिए इंक्वायरी कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और इस पूरे मामले में ऋषि ने जिस तरीके से बताया कि अब 2 बजे का इंतजार रहेगा कि जब रिपोर्ट जारी की जाएगी और जांच कमेटी बिठाई गई है और 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है, उसके बाद से अब जांच कमेटी के बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं वो भी देखना होगा। तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू जिले में कोविड के दिन ब दिन बढ़ रहे मामलों के बावजूद बाजारों में लोगों की लापरवाही साफ झलक रही है। बिना मास्क के घरों से बाजारों में पहुंचे लोगों को अब पुलिस वाले पकड़ कर उनकी कोविड जांच करवा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चौक चौराहों पर लगाए गए कोविड टेस्टिंग कैंपों में लोगों की जांच की जा रही है। खास बात यह है कि इस मुहिम में पहले जहां कोविड की रैपिड जांच की जाती थी, वहीं अब RT-PCR जांच की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटों में सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा बार बार समझाने के बावजूद कई लोग मास्क का उपयोग करना जरूरी नहीं समझ रहे हैं, जिनके खिलाफ अब शिकंजा कसा जा रहा है। सर ये हम लोग RT-PCR कर रहे हैं। ये रिपोर्ट 24 आवर्स के बाद इन्होंने जो मोबाइल नंबर हम लोगों को दिया है, इस मोबाइल नंबर पे अपने आप आ जाएगी कि आप नेगेटिव हो या आप पॉजिटिव हो। करवाना तो चाहिए सर, जिस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना बढ़ रहा है, तो इनको खुद ही अपनी समझ होनी चाहिए कि ना बढ़े ये केसेस। पहले कभी रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट उसी टाइम आ जाती है, लेकिन अब DC साहब का जो ऑर्डर है वो ये है कि RT-PCR को बढ़ाया जाए। ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, 1 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। इसमें बहुत परेशानी आ रही है, आपने भी देख लिया, लोगों ने मास्क भी नहीं डाले हैं, खुले हम घूम रहे हैं। हम इनको हाथ जोड़ जोड़ के विनती कर रहे हैं, पुलिस वाले भी इनके लिए लगे हुए हैं सारे, चाहे होमगार्ड है चाहे पुलिस है, सारे इनके लिए कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आगे से झगड़ा करते हैं और बोलते हैं हमारा DC अपना, हमारा डिवीजन कमिश्नर अपना, हमारा SSP अपना है हमारा, तो हमें भी उन्होंने ही भेजा ड्यूटी के लिए। क्या जो हाई अथॉरिटी के लोग हैं उनका टेस्ट नहीं होगा? सभी के लिए रूल इज रूल है। तो जब देखो आज कटरा यूनिवर्सिटी में कितना कोविड आ गया, उधर भी तो कितना 13 लोग आ गए, तो इसीलिए हम लोगों को समझा रहे हैं इनकी देखभाल के लिए, लेकिन लोग समझते नहीं। उल्टा हरासमेंट हमें करते हैं कि आप हमें परेशान कर रहे हो। जो लोग परेशान कर रहे हैं हम लोग, मैं कहती हूँ अभी जम्मू कश्मीर की जो मैनेजमेंट है बहुत अच्छी है, क्योंकि इधर इतना कोरोना नहीं है, लेकिन आप देखो थर्ड कोरोना भी आ गया, तो
तो तभी लोग देखो ऐसे जो लोग जा रहे हैं हमारे साथ हेल्प कर रहे हैं, देखो जो लोगों को भी समझा रहे हैं, सिविल लोग भी कुछ अच्छे भी है। देखिए जी, सबसे पहली बात तो मैं मेडिकल वालों को थैंक्स करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं इनके अपने पुलिस वालों को थैंक्स करना चाहता हूँ जो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी ये लोग हैं कि मानते नहीं हैं, फिर भी ये लोग बिल्कुल मान नहीं रहे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आप मीडिया वालों के साथ कि ये प्लीज़ आप भी ये बताएं ज़रा कि सपोर्ट करना चाहिए। देखिए कोविड फिर तीसरी लहर आने के आसार हैं। तो रियासी जिले में उधमपुर बारामूला रेल रिंग परियोजना के अंतर्गत अजीगढ़ में देश के पहले केबल स्टैंड रेल ब्रिज का पायलोन पूरा कर दिया गया है और इस पुल को तैयार करने में ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी जिसे हमारे अनुभवी व प्रतिभाशाली इंजीनियरों ने पार कर लिया है। और वहीं पर इस पायलोन पर अब 96 केबल डाली जाएंगी और अब बचा खुचा काम भी पूरा होने के बाद ये पुल रेल दौड़ाने में काबिल हो जाएगा। तैयार कर कंपनी के तमाम इंजीनियर दिन रात काम करने में जुटे हुए हैं। तो हमने उसको पूरी मेहनत से करके उसको स्टार्ट किया है और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। मेन पायलन कंप्लीट हो चुका है अंजीखाड़ का। अब जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट है लॉन्चिंग भी हम इस महीने में जो है फर्स्ट स्टेज लॉन्चिंग कंप्लीट करेंगे। फिर केबल वर्क चालू हो जाएगा। केबल वर्क के बाद में हम सेकंड स्टेज लॉन्चिंग करेंगे, फिर थर्ड स्टेज लॉन्चिंग करेंगे। ऐसा करके ये पुल को जो है विदिन 1 ईयर हम कंप्लीट करेंगे। ये जो पायलॉन है, पायलॉन काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका केबल स्टे का। ये पायलॉन की हाइट जो है टोटल 193 मीटर है इसके फाउंडेशन लेवल से, और फाउंडेशन लेवल जो है नदी के लेवल से जो रिवर बेड लेवल है उससे 150 मीटर जो है वो ऊपर है। ऐसा टोटल करके जो है हमारा 300-350 मीटर के ऊपर में जो है चला जाता है। तो पायलॉन में हमारा 3 स्टेज है। एक बेस शाफ्ट है 51 मीटर का, दूसरा इंक्लाइन पोर्शन है 71 मीटर का, और थर्ड जो है कंपोजिट स्ट्रक्चर है 71 मीटर का। तो आप आज देख रहे हैं कि हमारे तीनों स्टेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमारा मेन चीज़ जो अभी देख रहे हैं पायलन है। पायलन में लगा ये टावर कैन। ये टावर कैन जस्ट एक साथ खड़ा नहीं हुआ सर। इस पायलन के नीचे हमने वेल एक्सक्वेशन किया। 20 मीटर का पायलन है, उसमें माइक्रो पाइल किया। 159 माइक्रो पाइल है, 250 डाई के माइक्रो पाइल, और बाद में हमने उसको कंक्रीट किया है। उसके बाद हमने इसके जो टावर कैन खड़ा है उसमें भी हमने फाउंडेशन में भी माइक्रो पाइल किया तो स्टैंड अप द सॉलिड। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।